brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज की कहानी एक क्षमादान की है, एक राष्ट्रपति को मिली माफी की। वो राष्ट्रपति जो अपने मुल्क की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाली पहली महिला बनी, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा। लालच आया और वो सारा हासिल छीनकर ले गया। पद गया, प्रतिष्ठा गई, समर्थकों ने मुंह फेर लिया। हिस्से में आई 24 बरस की जेल। ये कहानी साउथ कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क गेन-हे की है। हम जानेंगे पार्क गेन-हे राष्ट्रपति कैसे बनी, कुर्सी से उनकी रुखसती क्यों हुई और आज के दिन हम पार्क की चर्चा क्यों कर रहे हैं। साथ में आपको बताएंगे 24 दिसंबर 2021 के दिन इंटरनेशनल मीडिया में क्या खास छप रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। इस ऐप पर आपको तमाम विधाओं की ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। नया साल नजदीक आ चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे बदलावों का साल बने। किताबें बदलाव का ईंधन होती हैं। कुकू एफएम पर आप एक किताब की कीमत में हजारों ऑडियो बुक सुन सकते हैं। लल्लन टॉप का साथी होने के नाते आपके लिए खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की भारी छूट। करना क्या होगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय NY50 का कोड डालना होगा और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब चलते हैं आगे अपने रेगुलर शो यानी दुनियादारी की तरफ। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 15 अगस्त 1974 का दिन था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के नेशनल थिएटर में तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चोंग-ही भाषण दे रहे थे। मौका लिबरेशन डे का था। थिएटर में उस रोज 1,500 लोगों की भीड़ जमा थी। माहौल उल्लास का था। इसी बीच भीड़ से किसी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। निशान प्रेसिडेंट के ऊपर था, लेकिन गोली का निशाना चूक गया। वो जाकर लगी प्रेसिडेंट की पत्नी और साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी यक यंग सो को। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम होते होते उन्होंने दम तोड़ दिया। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी का पद खाली हो चुका था। प्रेसिडेंट पार्क चोंग-ही ने फिर शादी नहीं की, इसलिए उपाधि उनकी सबसे बड़ी बेटी को मिली। चोंग-ही सेना में अफसर थे। उन्होंने 1961 में तख्तापलट के जरिए सत्ता हासिल की थी। उस समय उनकी सबसे बड़ी बेटी पार्क गेन-हे मात्र 9 साल की थी। 22 की उम्र में गेन-हे साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी बन गई। वो राष्ट्रपति के साथ नजर आने लगी। अक्टूबर 1979 में पार्क चोंग-ही की हत्या हो गई। उनके आधिकारिक आवास ब्लू हाउस के अंदर। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर किम जे-क्यू था। पिता की मौत के साथ ही गेन-हे नेपथ्य में चली गई। हालांकि ये उसके करियर का अंत नहीं था, पिक्चर अभी बाकी थी। गेन-हे ने 5 सालों तक फर्स्ट लेडी के तौर पर काम किया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात चोई ते-मिन से हुई। ते-मिन एक ईसाई धर्मगुरु था, अय्याश और रसिक। उसे साउथ कोरिया का रासपुतिन भी कहते हैं। रासपुतिन कौन था? रासपुतिन रशियन ज़ारशाही के अंतिम दिनों में चर्चा में आया था। वो तंत्र विद्या में माहिर था। वो लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेता था। उसके दीवानों में ज़ार निकोलस द्वितीय की पत्नी अलेक्जेंड्रा भी थी। उस दौर में रूस पहला विश्व युद्ध लड़ रहा था। निकोलस द्वितीय मोर्चे पर सैनिकों को मोटिवेट कर रहे थे। इधर रासपुतिन अलेक्जेंड्रा को अपने वश में कर चुका था। उसके इशारे पर रूस में कुछ भी हो सकता था। इससे कुलीन वर्ग नाराज हो गया। फिर उन्होंने साजिश करके उसकी हत्या करवा दी। हमने तारीख के एक एपिसोड में रासपुतिन के बारे में विस्तार से बताया है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चलते हैं साउथ कोरिया के रासपुतिन यानी चोई ते-मिन की तरफ। ते-मिन ने पार्क गेन-हे पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया था। वो उसके इशारों पर काम करने लगी थी। ये संबंध उसके पिता की हत्या के बाद भी बरकरार रहे। चोई ते-मिन की एक बेटी थी, अभी भी है, चोई सोन-सिल। गेन-हे और सोन-सिल में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती आगे चलकर बड़ा गुल खिलाने वाली थी। पिता की मौत के बाद गेन-हे साइडलाइन हो चुकी थी। 1990 के दशक में साउथ कोरिया में सही मायनों में लोकतंत्र आया। उसी दौरान वो लोकल पॉलिटिक्स में उतरी। 1998 में पार्क को पहली बार नेशनल असेंबली में जगह मिल गई। पार्क ने पहली बार 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की, लेकिन पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा दी। हालांकि पार्क को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। 2012 के चुनाव में दावेदारी पेश की और वो चुनाव जीत भी गई। पार्क गेन-हे साउथ कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी। यह ऐतिहासिक था। कार्यकाल के शुरुआती दिनों में उनकी खूब तारीफ भी हुई। कहा गया कि पार्क साउथ कोरिया को स्वर्णिम युग में ले जाएंगी।
फिर आया साल 2014। सियोल के एक आलिशान घर में झगड़ा हुआ, एक महिला और एक पुरुष के बीच। दोनों में क्या संबंध थे, इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। हालांकि कोरियन मीडिया मानती है कि ये महिला ने उस पुरुष को टॉय बॉय बनाकर रखा था। पुरुष का नाम कू यंग थे। कू साउथ कोरिया के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बाद में वो बिजनेसमैन बन गए, काफी सफल भी हुए। झगड़ा करने वाली महिला चोई सोनसिल थी, पार्क ग्वेनहे की 40 साल पुरानी दोस्त। चोई और कू की मुलाकात 2012 में हुई थी, उसी साल जब पार्क साउथ कोरिया की राष्ट्रपति बनी। दोस्ती के बाद कू ने चोई को 100 से अधिक महंगे हैंडबैग और कपड़े सप्लाई किए थे। इन सब के पैसे चोई ने अपने अकाउंट से दिए। चोई इन्हें गिफ्ट के तौर पर पार्क को देती थी। दोस्ती अच्छी चल रही थी। फिर झगड़ा किस बात पर हुआ? दरअसल हुआ ये कि एक दिन चोई अपनी बेटी का पपी लेकर कू के घर गई। उसने कू को कहा कि थोड़ी देर पपी का ध्यान रखो, मैं आती हूँ। जब देर हुई तो कू गोल्फ खेलने चले गए। इसी बीच में चोई घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि पपी अकेला है। ये देखकर वो भड़क गई। जब कू वापस आया तब उसने बहुत बुरा भला सुनाया। कू ने इस घटना के बारे में बाद में कहा था, उसने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। चोई ने मुझे गुलाम समझ रखा था। इस अपमान से नाराज कू मीडिया के पास चले गए। उन्होंने चोई और पार्क के संबंधों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कू ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए जिनमें चोई राष्ट्रपति को मिली सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही थी। फिर कू ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चोई राष्ट्रपति के भाषणों को एडिट करती है। इस आरोप ने तहलका मचा दिया। रिपोर्टर्स इस सुराग के सहारे जांच में जुट गए। उन्हें एक टैबलेट मिला। इसमें उन्हें राष्ट्रपति के भाषणों वाली फाइल के साथ चोई की सेल्फी वाली तस्वीरें मिली। एक बार तो सिरा खुला तो फिर धड़ाधड़ राज खुलते चले गए। पता चला कि चोई ने पार्क से रिश्ते का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे उठाए। इन कंपनियों में सैमसंग भी शामिल था। सैमसंग के डिफैक्टो हेड ली जे यंग ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए चोई की 2 फाउंडेशंस को करोड़ों की रकम दी। इसके अलावा चोई की बेटी चुंग यूरा के लिए एक घोड़ा और लाखों डॉलर्स दिए गए। फरवरी 2017 में ली जे यंग को घूस देने और गबन के मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। चोई के स्कैंडल में सैमसंग के अलावा भी कई अधिकारी, मंत्री, सेलिब्रिटीज शामिल थे। चोई ने अपनी बेटी को पास करवाने के लिए यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर दबाव डाला था। चोई की बेटी बिना परीक्षा दिए पास होती चली गई। इसके अलावा राष्ट्रपति पार्क चोई को अपनी स्पीच भेजा करती थी एडिटिंग के लिए। पार्क ने चोई को सीक्रेट दस्तावेजों का एक्सेस भी दे रखा था। ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। इसे साउथ कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना गया। चोई ना तो सरकारी अधिकारी थी और ना ही उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला हुआ था। जब परतें खुली तो लोग गुस्सा हो गए। साउथ कोरिया में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए। लोग पार्क ग्वेनहे के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने लगे। नवंबर 2016 में पार्क जनता के सामने आई। उन्होंने चोई को सरकारी मामले में हस्तक्षेप की छूट देने के लिए माफी मांगी। लाइव भाषण में पार्क रोने लगी, लेकिन जनता इस दिखावटी आंसू से पिघलने के लिए तैयार नहीं हुई। जनता इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। आखिरकार मार्च 2017 में महाभियोग के तहत उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद पार्क को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। अप्रैल 2018 में निचली अदालत ने उन्हें 24 साल जेल की सजा सुनाई। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्क की सजा को घटाकर 20 साल कर दिया। साथ ही उन्हें 1 अरब रुपए का जुर्माना चुकाने का आदेश भी दिया। चोई सोनसिल को जून 2017 और फरवरी 2018 में 2 अलग अलग मामलों में 23 साल कैद की सजा सुनाई गई। उसके ऊपर लगभग 120 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आज हम आपको ये सब क्यों सुना रहे हैं? दरअसल साउथ कोरिया ने पार्क ग्वेनहे को क्षमादान देने का ऐलान किया है। पार्क 4 साल 9 महीने जेल में गुजार चुकी हैं। उनकी 15 साल की सजा अभी भी बाकी है। पार्क को 31 दिसंबर 2021 को रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला पार्क के बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पार्क की उम्र 69 साल की हो चुकी है। उन्हें इसी साल 3 बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। साउथ कोरिया के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास कैदियों को माफी देने का अधिकार है। साउथ कोरिया में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान राष्ट्रपति मून जे-इन दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। उनकी पार्टी और विपक्ष में कांटे की टक्कर है। साउथ कोरिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि पार्क को साजिश के तहत जेल भेजा गया। मून की पार्टी इसका फायदा उठाने की फिराक में है। यह आकलन कितना सच होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साउथ कोरिया वाले चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। हम चलते हैं विदेशी मीडिया में छपी सुर्खियों की तरफ।
हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद की खबर विदेशी मीडिया में भी छाई हुई है। इस धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे। 23 दिसंबर के लंदन टॉप शो में हमने इस बारे में विस्तार से बात की है। आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरिद्वार की घटना पर बीबीसी की सुर्खी है, पुलिस केस आफ्टर आउटरेज इन इंडिया ओवर एंटी मुस्लिम हेट स्पीच। मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण की घटना पर आक्रोश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी इस घटना को प्रमुखता से छापा है। टर्किश चैनल TRT वर्ल्ड ने सुर्खी लगाई, इंडिया मंक्स कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड इन हेट स्पीच समिट। भारत में संतों ने हेट स्पीच समिट में मुस्लिमों के नरसंहार की बात कही। चीन में तियानमेन स्क्वायर में हुए नरसंहार की याद में बनी प्रतिमाओं को हटाए जाने की खबर विदेशी मीडिया की सुर्खियों में है। जून 1989 में चीनी तानाशाह डेंग जियाओपिंग के आदेश पर सेना ने छात्र आंदोलन को कुचल दिया था। इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए थे। चीन में तो इसकी निंदा करने पर रोक है, लेकिन हांगकांग में थोड़ी बहुत संभावना बाकी थी। लेकिन जब से हांगकांग में चीन का दखल बढ़ रहा था, वहां भी विरोध की गुंजाइशें खत्म होती जा रही हैं। पिछले साल से हांगकांग में तियानमेन नरसंहार की याद में होने वाले प्रदर्शनों को बलपूर्वक रोका जा रहा है। अब प्रतीकों को भी मिटाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की सुर्खी है, हांगकांग यूनिवर्सिटीज रिमूव तियानमेन आर्टवर्क्स अमिड सिटी पर्ज। कथित शुद्धिकरण के बीच हांगकांग की यूनिवर्सिटीज ने तियानमेन से जुड़ी कलाकृतियां हटाईं। गार्डियन, रॉयटर्स, वॉइस ऑफ अमेरिका समेत कई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस खबर को होम पेज पर जगह दी है। ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट आज के दिन भी सुर्खियों में है। दुनिया भर में 1900 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका ने कोविड नियमों में ढील दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में ही पकड़ में आया था। इसके बावजूद सरकार नियमों को सख्त बनाने के मूड में नहीं है। यूरोप में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इटली ने मास्क मैंडेट फिर से लागू कर दिया है। जापान ने कोरोना के लिए मर्क एंड को की एंटीवायरल दवा को मंजूरी दे दी है। चीन ने शियान प्रांत में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद 26 अधिकारियों को सजा दी है। शियान प्रांत की 1.3 करोड़ की आबादी को सख्त लॉकडाउन में रखा गया है। ओमिक्रॉन की वजह से बदलते हालात पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।